हेलो एवरीवन, दिस इज योर पुनीर सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2013 का जेई एडवांस का फिजिक्स का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जिस क्वेश्चन में बच्चों आपको गिवन है दो आपके ओवरलैपिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान रखेंगे, दोनों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैं। अगर कंडक्टिंग होते तब क्या होता है आपको पता है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बट क्योंकि ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लासरूम वाले, रेगुलर क्लासरूम वाले बच्चे इस फॉर्मूले की डेरिवेशन जानते हैं। जो नहीं जानते अभी के लिए फिलहाल दिमाग में बैठा लीजिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन 2r³ इंटू 3r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर होता है। क्यू क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर कितना चार्ज है, कैपिटल आर है इसका रेडियस कितना है, और स्मॉल आर क्या है, उस पॉइंट की दूरी इसके सेंटर से, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से। तो मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आप में जो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके इंटरनल में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं होता। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल इज सेम, जो कि गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन भी तो हमारा गलत हो जाएगा इसमें। अगर मैं बात करता हूँ अदर थ्री ऑप्शंस की, तो अदर थ्री ऑप्शंस में वो बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपके पास में होता है बच्चों आपको सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर क्या है, उस पॉइंट की, उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस, राइट। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें एक यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ सुनेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि हमें इस ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है फिलहाल। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, राइट। और इसके सेंटर से, इस दूसरे छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से इसका जो पोजीशन वेक्टर वो कितना है, वो आपका r2 वेक्टर है। और दोनों स्फीयर की जो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी अज्यूम कर लेते हैं। और उसका पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूँ बच्चों कितना, ये ले लेता हूँ मैं यहाँ से आगे तरफ डी वेक्टर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमें पता है ये डी वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण है। तो इस वाले चार्ज स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है वो पॉजिटिव दी गई है। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है बच्चों, उस पॉइंट पर हम +1 कूलम चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। तो अगर यहाँ पे +1 कूलम चार्ज एज्यूम करूं और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो आपका इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, इस तरफ होगी, E1 की डायरेक्शन, राइट। और वहीं अगर मैं इस नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने बैठूं तो इस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज है बच्चों। तो +1 कूलम चार्ज इस नेगेटिव के द्वारा अंदर की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ है R1 के अलोंग, और यहाँ पे E2 जो है वो R2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में E1 है, E1 जो है बच्चों, E1 कितना होगा, E1 है इस वाले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरलैपिंग रीजन में आपने कोई एक एनोनिमस, आपने मतलब अपनी तरफ से कोई आर्बिट्रेरीली कोई एक पॉइंट एज्यूम किया हुआ है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और इनटू में क्या आएगा बच्चों, ये R1, इसकी डिस्टेंस आपकी आएगी। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड। पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड करना है, और जब हम वेक्टर की बात करते हैं बच्चों तो आपको यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो किसके अलॉन्ग है, वो है R1 वेक्टर के अलॉन्ग। तो R1 तो वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड R1 है। तो R1 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से R1 गया तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 वेक्टर आपका आ जाएगा। वहीं अगर मैं E2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, E2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E2 का मैग्नीट्यूड किसके कारण है भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये कितनी हो जाएगी,
सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और किस तरफ है ये E2? ये R2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों। देखो, तो पहले तो डिस्टेंस तो आपकी आएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो आती ही आती है। पर अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है तो अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की जो डायरेक्शन है वो R2 वेक्टर के ऑपोजिट है। तो E2 की वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसका जो पोजीशन आप वो वेक्टर लेंगे, डायरेक्शन वेक्टर लेंगे E2 का, वो क्या लेंगे? -R2 वेक्टर, क्योंकि R2 वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो -R2 वेक्टर लेंगे आप, और इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड, सॉरी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा, मतलब कि डायरेक्शन मिल जाएगी आपको E2 वेक्टर की, और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर की डायरेक्शन टुगेदर विल गिव यू दी वेक्टर, राइट। तो उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -ρ/3 एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर। तो ये हमारे पास में E1 वेक्टर आ गया, E2 वेक्टर आ गया। तो हमें दिख रहा है इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एक E1 वेक्टर है, एक E2 वेक्टर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये होगी कोई E नेट वेक्टर, है ना, E नेट वेक्टर। और E नेट वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? वो E1 वेक्टर का, और वो E2 वेक्टर का रिजल्टेंट है बच्चों। आप E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर प्लस -ρ/3 एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में बच्चों क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आपको बचेगा, ठीक है जी। इस चीज को अभी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगेन एक चीज और, इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल फोकस करूं, ये D वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। तो आपके पास में कुछ आपका सा ये डायग्राम आएगा कैसा? ये D वेक्टर है, ठीक है जी, ये आपका R1 वेक्टर है, ये आपका R1 वेक्टर है, और इधर आपके पास में क्या है? ये R2 वेक्टर है। तो ये R2 वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ है। तो इसमें देखें D वेक्टर और R2 वेक्टर सेम ऑर्डर में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। जबकि तुम्हारा जो R1 वेक्टर है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जो R1 वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। आपको ट्रायंगल और ध्यान होगा कि जो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है उसको हम रिजल्टेंट एज्यूम करते हैं, और जो सेम ऑर्डर में होते हैं वो आपके रेस्पेक्टिव वेक्टर्स आपके होते हैं। तो D वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर दी रेस्पेक्टिव वेक्टर्स, और बिकॉज R1 वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है तो ये क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट है, राइट। तो यहाँ से D वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? D वेक्टर R2 को इधर भेज देंगे आप, ये हो जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है? R2 को आपने इधर भेजा, R1 माइनस R2 इक्वल टू D वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? D वेक्टर लिख सकता हूँ। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग? D वेक्टर, ये D वेक्टर, राइट। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आई। अगर गौर से देखें बच्चों, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से फैक्टर में डिपेंड कर रही है? ये केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और D वेक्टर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन दोनों ही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स की सेम है, रो है, वो तो चेंज होने से रही, तो मतलब रो कांस्टेंट है। सेकंड थिंग, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट आपका है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो कांस्टेंट होता ही है। आपका थर्ड फैक्टर आपका है D वेक्टर। अब तो D वेक्टर आप देख रहे हो, इन दोनों जो आपके यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है, इनके सेंटर्स के बीच का जो पोजीशन वेक्टर वो है जो अगेन सेम रहने वाला है, D वेक्टर, है ना। अरे भैया पॉइंट आप कोई सा ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, कोई सा ही पॉइंट लो। अरे D वेक्टर तो O1 से O2 की तरफ रहेगा हमेशा, तो D वेक्टर चेंज नहीं होगा, नाइदर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड नॉर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो D वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो आप कह सकते हो D वेक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। अगर D वेक्टर कांस्टेंट रहेगा बच्चों, तो आपको नहीं लगता कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट विद इन दिस शेयर्ड रीजन के अंदर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो कांस्टेंट रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है? इस आपके पास में जो ये कॉमन रीजन है इन दोनों स्फीयर्स का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कांस्टेंट रहने वाली है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी और डी सही चॉइस हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।